हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम जो डिस्कस कर चुके हैं और जो आज की वीडियो में देखने वाले हैं उसके बारे में एक सिंपल सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो माइक्रोस्कोपी का ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब ये इसका लास्ट टॉपिक है। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने माइक्रोस्कोपी के बेसिक को डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया माइक्रोस्कोपी का एक प्रकार जो कि आपके सिलेबस में दिया था, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमको डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, ये लाइट माइक्रोस्कोपी से किस तरीके से अलग होता है, इसमें क्या क्या अलग से प्रिंसिपल ऐड किए जाते हैं, इसकी बनावट कैसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी के बारे में देख लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आपका ये माइक्रोस्कोपी वाला जो टॉपिक है, जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ने वाला टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी स्टेनिंग कैसे करते हैं और इसके जो सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना हमने देख लिया कि हमको आज की वीडियो में क्या पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आखिर होते क्या हैं। कल की वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था, कल की वीडियो में पढ़ लिया था कि लाइट माइक्रोस्कोपी में फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ें जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड थी वो हमने देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मैंने आपको जब बेसिक वाली क्लास ली थी तभी बताया था कि जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें जब किसी वस्तु को देखना होता है तो लाइट के प्रेजेंस में दिखाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, जब किसी वस्तु को देखना होता है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हम किसी वस्तु को देखते हैं। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि क्यों लाइट का यूज़ ना करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं जो कि लाइट का यूज़ करने से नहीं होते थे। तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगर आप जनरली डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप from which using of illumination source as a electron we visualize the things in, मतलब कि we visualize the things। यही सारी सिंपल सी चीज़ें जो जहाँ पे लाइट यूज़ करते थे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेंगे। एक डिफिनेशन भी दिया है और इसके कुछ फंक्शंस के बारे में भी दिया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा आप जो चीज़ें देखते हैं उसमें आपको किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज अ बीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट ऑन अ वेरी फाइन स्केल। क्या मतलब इसका, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका यूज़ किया जाता है ए बीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो हम एक हाईली एनर्जेटिक, मतलब ऐसी इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हाई अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट हो। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स टू एग्जामिन, मतलब कि स्टडी करने के लिए, एग्जामिन मतलब उसके बारे में, उसको परखने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए, ऑब्जेक्ट ऑन अ वेरी फाइन स्केल, बहुत ही फाइन मतलब एकदम अच्छी तरीके से चीज़ों को देखने के लिए। दिस एग्जामिनेशन कैन यील्ड द इंफॉर्मेशन, ये जो एग्जामिनेशन होता है, ये जो परीक्षण होता है, उसके बाद हमको वस्तुओं का किस किस प्रकार के बारे में जानने को मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है। टोपोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन और क्रिस्टोग्राफिक स्ट्रक्चर, मतलब हमें, जैसे कि आपने इसके अंदर मान लो कोई बैक्टीरिया को देखा, तो अगर आपने यहाँ पे किसी बैक्टीरिया को देखा तो आपको उसकी टोपोग्राफी, मतलब उसका 3D में स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें टोपोग्राफी के अंदर। मॉर्फोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो सेलुलर है, मतलब कि वो कोकाई है कि बैसिलस है कि स्पाइरल है, जैसा भी उसका स्ट्रक्चर है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। उसके कंपोजिशन के बारे में देखने को मिलेगा, लाइक उसके अंदर जो सेंटर में, मतलब कि आप देखते हैं तो उसके अंदर जो मीजोजोम है वो कहाँ पे है, उसकी फोल्डिंग कैसे है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। अगर आप यूकैरियोटिक सेल देखें तो न्यूक्लियस सेंटर में है कि कॉर्नर पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है और लाइसोसोम कितना है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना है, वो सारे कंपोजिशन आपको भी पता चल सकते हैं।
क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, और उसकी जो क्रिस्टलो मतलब क्रिस्टल के लेवल पे या उसके जो इलेक्ट्रॉन एटम्स के लेवल पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक सिंपल सा फिगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आखिर दिखता कैसा है। तो ये फिगर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा है, आप इस तरीके से देखिए, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक गन होती है। इलेक्ट्रिक गन क्या, जैसे आपने अगर जब भी फिगर ड्रॉ किया तो एक लिखे थे हम लोग कि यहाँ पे जो है कि लाइट का सोर्स रहता था। तो क्योंकि लाइट का सोर्स क्यों रखा रहता था, ताकि आपको लाइट के प्रेजेंस में ही चीज़ें लाइट माइक्रोस्कोप पे देखनी थी। लेकिन यहाँ पे हमको अगर किसी चीज़ को विजुअलाइज करना है तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स गन होते हैं जिसके अंदर टंगस्टन के फिलामेंट लगे होते हैं। तो टंगस्टन की प्लेट्स होती है, इस टंगस्टन की प्लेट की हेल्प से हम मतलब कि इलेक्ट्रॉन को स्पेसिमेन में ये जो आपका माइक्रोस्कोप है वहाँ पे सेंड किया जाता है, उसके बाद चीज़ों को विजुअलाइज किया जाता है। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है। तो ये सब सारी चीज़ें तो लिखी लिखाई चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो ये क्या होता है, इतना तो आपको पता चल गया कि इसमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो क्या है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो वो लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मेन फीचर्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले अगर हम एक इस तरीके से ड्रॉ कर ले लाइन और यहाँ पे लिख दे लाइट माइक्रोस्कोप और यहाँ पे लिख दे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि लाइट माइक्रोस्कोप में जिसकी वजह से आप वस्तुओं को देख पा रहे थे वो क्या था, लाइट था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब ये तो ठीक है कि यहाँ पे लाइट की वजह से चीज़ों को देखा जा रहा है, यहाँ पे चीज़ों को इलेक्ट्रॉन की वजह से देखा जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर चीज़ों को देखा जा रहा है तो आखिर लाइट के अंदर वो कौन से फीचर्स नहीं थे जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके चीज़ों को देखते हैं। देखिए जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं उससे आपको मैग्नीफिकेशन तो मिल सकता है, मतलब आपको वस्तु बड़ी दिखाई देगी, लेकिन उसका रिजोल्यूशन मतलब वो कितनी क्लियर दिखाई देगी वो लाइट माइक्रोस्कोप की अच्छी नहीं होती। मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो मैग्नीफिकेशन उसकी ठीक ठाक है, मैग्नीफिकेशन उसकी ठीक है, मतलब मैग्नीफिकेशन अच्छी है, लेकिन उसकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर वो अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो रिजॉल्विंग पावर है, मतलब आप जब भी मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से कोई वस्तु देखेंगे तो आपको वो वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किसने बनाया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को? रुस्का साइंटिस्ट ने। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रुस्का। इन्होंने 1931 में कहीं कहीं पे आपको 1932 भी देखने को मिल जाएगा, इस टाइम में जो है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। तो अगर लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन अच्छी थी, रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं था, तो रिजॉल्विंग पावर अगर अच्छा नहीं था तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ऐसी क्या चीज़ें आई जिससे कि इसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो गई। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल डी इक्वल क्या पढ़ा था, 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या था, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन था, ये क्या था, वेवलेंथ, ये था
न्यूमेरिकल अपर्चर, मतलब ये पूरा जो था वो था न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की बात नहीं करते हैं, बात हम करते हैं यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो डी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर डी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इन एंटी प्रोपोर्शनल होता है रिजॉल्विंग पावर के। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइट माइक्रोस्कोपी में ऐसा क्या होता है जो कि उसके फिगर से अच्छा फिगर आपको, उससे अच्छा इमेज आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दे पाता है। तो आप जब लाइट का यहाँ पे जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसका होता है? लाइट का होता है। वेवलेंथ किसका होता है? लाइट का। तो लाइट का जो जनरली वेवलेंथ, आप जो दृश्य लाइट आपकी होती है वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर होती है। आपको ये बात पता है कि नॉर्मल जो विजिबल लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ है वो 400 to 700 नैनोमीटर होता है। और मोस्टली अगर आप एवरेज ले लें, मान लीजिए आप एवरेज ले लेते हैं कि आप 500 या 600 नैनोमीटर की लाइट को माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बड़ा है इसका मतलब कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बड़ा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा है इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर कम है। अगर हम डायरेक्ट रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिख लें, रिजॉल्विंग पावर इक्वल जो है कि n इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन 0.61 इंटू लैम्डा, ये हो गया। तो अगर ये फॉर्मूला है इसका मतलब कि अगर लाइट माइक्रोस्कोप का क्या है, लैम्डा हाई है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनका क्या होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप का जो है लैम्डा जो है वो अधिक होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो लैम्डा होता है वो बहुत कम होता है, वो 0.3 नैनोमीटर तक होता है। नैनोमीटर मतलब 0.3 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है लाइट की। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर, अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगी, और अगर लैम्डा कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी कम होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं उनकी वेवलेंथ लाइट की अपेक्षा उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को ज़्यादा क्लियर, उसकी रिजॉल्विंग पावर काफ़ी अच्छी होती है। ये बात समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से अच्छे क्यों है? इसलिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उनकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो बहुत कम है, और अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर अच्छा होगा। इतनी बात समझ में आई। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, ये सारे बेसिक टर्म्स नहीं पता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे इन सारी टॉपिक को हमने क्लियर कराया है। यहाँ पे सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। क्या होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, क्या होता है मैग्नीफिकेशन, क्या होता है रिजॉल्विंग पावर। अगर आपको जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो ये बात समझ में आए कि आखिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेज होती है वो अच्छी क्यों बन पाती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का देख लेते हैं, एक और पैराग्राफ देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इसमें क्या दिया है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर सिमिलर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप का भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है। मेन डिफरेंस कहाँ आता है, मेन डिफरेंस आता है उसकी सोर्स ऑफ जो इल्यूमिनेशन है, उसमें लाइट है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें मेन डिफरेंस आता है। प्रिंसिपल मेनली सेम होता है एक्सेप्ट वन मेजर डिफरेंट, एक जो मेजर डिफरेंस होता है ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस रेजर देन द ऑप्टिक लेंस। आपने जब पढ़ा था माइक्रोस्कोप लाइट वाला तो आपने एक ये रे डायग्राम पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपने एक ये रे डायग्राम पढ़ा था। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर लेंस, इस तरीके से डिफरेंट लेंस देखे थे हमने, ऑकुलर लेंस। तो ये सारे जो लेंसेज हैं ये
ऑकुलर मतलब कि ऑप्टिक लेंस है, मतलब ये कांच के बने हुए लेंस है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो यहाँ पे जो लेंसेज होते हैं वो बने होते हैं किससे, वो बने होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। समझ में आया कि यहाँ पे जो लेंसेज होते हैं वो नॉर्मल ऑप्टिक लेंस नहीं होते, ये जो लेंसेज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। नंबर ऑफ लेंस वही होंगे, इसमें भी ऑकुलर लेंस होगा, कंडेंसर लेंस होगा, आई और फिर जो है कि ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, 3 लेंस इसमें भी होंगे। लेकिन वहाँ पे जो लेंस बना था वो ऑप्टिक लेंस था, वो कांच का बना था। यहाँ के जो लेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लाइट को पास कराना था। अगर नॉर्मल लाइट को पास कराना है तो आप सिंपल कांच से उसको पास करा सकते हैं, लेकिन अलग अगर इलेक्ट्रॉन की बमबारी करनी है, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कराना है, उसकी एक बीम को क्रॉस कराना है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद focus a high velocity electron beam instead of visible light. The relationship between the limit of resolution and the wavelength of the illumination radiation hold true for both beam of light। और ये सारी चीज़ें एक एक करके समझते हैं। ऑप्टिक लेंस आगे क्या दिया है, टू फोकस अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। वही बात जो मैंने बताई कि अगर आपको विजिबल लाइट को फोकस करना है तो आप सिंपल ग्लास लेंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करना है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का प्रयोग करना होगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, The relationship between the limit of resolution, जो limit of resolution and the wavelength of the illumination radiation hold true for both a beam of light और beam of electron। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, रिजॉल्विंग पावर का, उनके बीच जो कनेक्शन होते हैं वो लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है दोनों के लिए सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ के कारण ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी हाई। जो मैंने चीज़ें आपको भी इतना लिख के समझाया था वही चीज़ें आपको इस बोर्ड में मिली है, स्लाइड में मिली है। इसमें क्या दिया है, दैट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी हाई। जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो बहुत हाई है। माइक्रोस्कोप इज़ नॉट यूज टू स्टडी ऑफ द सेल्स, इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो रिजॉल्विंग पावर है बहुत अच्छी है। लास्ट में एक लाइन और लिखी है कि माइक्रोस्कोपी इज़ नॉट यूज टू स्टडी ऑफ लाइव सेल। लाइव सेल मतलब कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है स्टडी करने में लाइव सेल के। अब लिविंग सेल के स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। देखिए जो प्रोसीजर होता है स्लाइड मेकिंग का, जैसे कि आपने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ देखनी है तो आपके लिए उसको प्रॉपर सैंपल प्रिपेयर करना होता है। तो जो सैंपल की प्रिपरेशन होती है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक आपको माउंटिंग करनी होती है, तो माउंटिंग करके जो केमिकल्स वगैरह से कोटेड किया जाता है तो उस कंडीशन में जो आपकी लिविंग सेल होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी वजह से अगर आप किसी लिविंग सेल के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसकी लिविंग कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो आपको लाइट माइक्रोस्कोपी का ही यूज़ करना होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप किसी भी लिविंग सेल का स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं कर सकते। जब भी आप स्टडी करने जाएंगे, जब आप सैंपल प्रिपेयर करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये डेथ हो जाएगा। इतनी बात समझ में। इसमें क्या दिया था आपको, अभी तक सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है उसमें जो है शॉर्ट वेवलेंथ मतलब छोटी वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इसमें जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। और रिजॉल्विंग पावर अच्छी होती है मतलब आपको क्लियर जो है आपको जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर मिलता है। इसमें जो है ऑप्टिक लेंस के स्थान पे मतलब ऑप्टिक लेंस यूज़ ना करके मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज़ किया जाता है। लिविंग सेल की स्टडी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कोई यूज़ नहीं होता है। आप लिविंग सेल के बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई। बाकी सारे जो प्रिंसिपल है लेंसेज है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। एक चीज़ यहाँ पे और आप देख लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मेन डिफरेंस क्या है लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में। तो सबसे पहले क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप में जो आप सोर्स यूज़ करते हैं वो क्या होती है, लाइट होती है, और यहाँ पे हम जो सोर्स यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइट माइक्रोस्कोप का है और ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट, जो चीज़ें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो विजिबल लाइट है, और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो लाइट यूज़ की जा रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 500 नैनोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 500 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो 0.3 नैनोमीटर्स है, 0.3 नैनोमीटर। यहाँ पे कहीं पे 500 था और यहाँ पे जो चीज़ें आ गई हैं वो 0.3 नैनोमीटर है, मतलब कि एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के जो फिगर्स होते हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं। उसके बाद यूज टू स्टेंड, लाइट माइक्रोस्कोपी में बहुत सारे ऐसे लाइट माइक्रोस्कोप्स आते हैं जिनके जो आपकी जो मतलब कि स्टेनिंग करनी पड़ती है आपको अपना सैंपल प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टेनिंग जो करनी पड़ती है वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं करनी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी स्पेसिमेन को स्टेन करने की, उसको कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके जो फिगर्स मिलते हैं वो ब्लैक एंड वाइट मिलते हैं, इसमें कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी लो रेजोल्यूशन होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम इसकी रेजोल्यूशन पावर होती है, वो तो हमने अभी देख ही लिया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर अच्छी होती है और लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर अच्छी नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि इसकी रेजोल्यूशन पावर अच्छी होती है, मतलब हाई क्वालिटी की होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जनरेट बाय टंगस्टन प्लेट बाय हीट, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप की लाइट के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप आर्टिफिशियल बल्ब लगा सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के आप लाइट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन जनरेट करना होगा, तो नॉर्मली टंगस्टन की प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन की प्लेट को हीट किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, और ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही जो है आगे आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की तरह वर्क करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इनका जो चैम्बर होता है, जैसे आपने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था कि लाइट पड़ी, फिर वो कंडेंस हुई कंडेंसर लेंस से, फिर वो गई ऑब्जेक्ट पे, स्पेसिमेन पे। तो इस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहाँ जो चैम्बर होता है वो वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब क्या, वायु रहित होता है, मतलब यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है, एयर absent होती है, एयर absent होती है। यहाँ पे निर्वात जिसे आप कहते हैं हिंदी में, वो वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे एयर जो है वो absent होता है। उसके बाद ग्लास लेंसेज यूज़, मतलब कि यहाँ पे जो लेंसेज यूज़ किए जाते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, जबकि जो लेंसेज आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। हमने चीज़ें देखी कि इलेक्ट्रॉन के बीम को क्रॉस कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेंसेज हैं उनका यूज़ किया जाता है, जबकि आपकी जो नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्लास लेंसेज को। और सबसे लास्ट एक जो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप से स्पेशल बनाती है वो क्या है कि यूज़ एनोड टू डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, एनोड का यूज़ करते हैं। एनोड क्या होता है, एनोड और कैथोड दो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को किसी भी मतलब कि कोई भी एक डायरेक्शन देना है, लाइक आपके माइक्रोस्कोप में पहले लाइट जो है कंडेंसर पे पड़ती है, फिर ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर आईपीस पे पड़ती है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी एक पाथ बनाने के लिए एनोड दिया जाता है, एनोड इलेक्ट्रोड दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना चाहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये मेन डिफरेंस है जो कि लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, ताकि जो इनकी मेन डिफरेंसेस है वो आपको देखने को मिल जाए। बाकी सारे जो प्रिंसिपल है, उनकी जो रेजोल्यूशन है, जो कैलकुलेशन का तरीका है, वो सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों का डिफरेंस हो जाता है। तो आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। आगे की स्लाइड में भी वही चीज़ें दी है, ये बुक का पेज है, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पे भी दिया है कि इसके लाइट माइक्रोस्कोप की क्या फीचर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या फीचर है। दिया है इसमें कि बेस्ट रेजोल्यूशन इसकी 0.5 है, इसको 0.5 इसकी 0.2 नैनो माइक्रोमीटर। देखिए ये चीज़ें माइक्रोमीटर में और ये चीज़ें जो है नैनोमीटर में है। नैनोमीटर छोटा होता है, मतलब इसकी जो रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। उसके बाद
हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्नीफिकेशन, इसकी मैग्नीफिकेशन भी हाई है। रेडिएशन सोर्स क्या है, मीडियम ऑफ ट्रेवल्स क्या है, टाइप ऑफ लेंस क्या है, सोर्स ऑफ कंट्रास्ट, स्पेसिमेन माउंट्स। जो चीज़ें अभी हमने लिखी हुई स्लाइड में देखी, ये बुक का पेज, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम कुछ फिगर्स देख लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा क्लिक किए गए हैं। ये क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये जो फिगर है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ये फिगर है हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का फिगर आप देख सकते हैं कि हाउस फ्लाई कितनी बड़ी आपको साइज में दिख रही है और इसकी पूरी 3D स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये स्कैनिंग माइक्रोस्कोप से क्लिक किया गया एक फिगर है। ये फिगर है आपके बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन टंग। आपकी जो जीभ है उसके अंदर जो बैक्टीरियाज की जो कॉलोनी होती है उसका ये फिगर है। तो ये भी स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा क्लिक किया हुआ है। ये आपका फिगर जो है ये ह्यूमन आइज का है, ये भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का है। देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि आपको चीज़ों की स्लाइस प्रिपेयर करनी नहीं होती, उसको थिन स्ट्रक्चर में काटना नहीं होता है, आप इसकी 3D इमेज को देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये भी SEM मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का है। एंट होल्डिंग अ माइक्रोचिप, किसी एंट ने कुछ छोटा सा माइक्रोचिप होल्ड किया हुआ है, वो आपका स्ट्रक्चर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वाले। इलेक्ट्रॉन वाले माइक्रोस्कोप जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक TEM और दूसरा क्या होता है SEM। तो इनके बारे में हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है लाइट माइक्रोस्कोप से। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और साथ में ही कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी तक आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात की नोट्स को प्रिपेयर करते चलिएगा ताकि आपके एग्जाम के टाइम में आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके, आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।